Okay, so today we are going to start with a topic, very important topic, chemical bonding. इसमें से काफी selected questions आते हैं CET में. वैसे max to max एक ही question आ सकता है इसमें से. Still we'll try what are the important topics from the chemical bonding to study. Okay, so already हमें पता है कितने type के bonds होते हैं, right? तो अभी जैसे हमें पता है why do atoms combine? The first question that comes in our mind is why do atom combine? We know that everybody want to become stable. तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, या इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. इन तीनों में से कोई एक चीज तो करेंगे ये, राइट? जब ये गेन और लूज करते हैं और अगर ये इनका एटॉमिक नंबर 5 से ज्यादा है तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और उससे कम है तो अपना डिप्लेट कंप्लीट करते हैं. डिप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन. तो वही बात है, या तो गेन करके, लूज करके, या तो शेयरिंग करके. तो ऑलरेडी यू नो अबाउट द लेविस सिंबल. अभी जैसे मुझे पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 2,1. तो ये जो 1 है ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. मतलब पहले ऑर्बिट में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, लेकिन 8 नहीं 1 है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया. तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया उसी को हम डॉट एंड क्रॉस में दिखा सकते हैं. जैसे बेरिलियम 4 है तो 2 है, बोरॉन में 3 है, कार्बन में 4 है, नाइट्रोजन में 5 है, ऑक्सीजन में 6 है, फ्लोरीन में 7 है, नियॉन में 8 है. तो ये सारी चीजें क्या है? उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि कौन शेयर करेगा, कौन गेन करेगा, कौन लूज करेगा. So the first bond that we know is a ionic bond. Is a ionic bond. The bond which is formed by the complete transfer of electron from one another, so that is completed their outermost orbit by acquiring 8 electron. The best example you can see is NaCl. राइट जैसे अभी सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11. तो 2,8,1 तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. क्लोरीन का 2,8,7 क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है. तो अब सोडियम को एक लूज करना है और क्लोरीन को एक गेन करना है. तो इस चक्कर में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है तो ये Na+ हो जाता है, Cl-. और इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव की वजह से इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड. राइट, तो ये हो गया. वैसे कैल्शियम फ्लोराइड का भी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो 2 फ्लोरीन अटैच होंगे तो CF2 हो जाएगा. वैसे सोडियम सल्फाइड का है, हर एक सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, सोडियम सल्फाइड. तो जिस जिस भी जैसे बेसिकली आप क्या ध्यान दे पा रहे हैं यहाँ पे, मेटल एंड नॉन मेटल. तो जब मेटल एंड नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड. अब कितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी. इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी. Understood? Then what are the factors which affect the formation of ionic bond? Ionization energy. We know that minimum energy required to remove the electron. जितना स्मॉल साइज होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे अभी हम सोडियम की बात करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहे हैं. क्लोरीन की अगर बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बिकॉज क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है. तो आप देख सकते हो इन केस ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +348. तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाएगा. अंडरस्टूड? लैटिस एंथैल्पी, जब कटायन और अनायन आपस में कंबाइन होते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आयनिक कंपाउंड का? फिजिकल स्टेट सॉलिड में होता है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये तो हमने सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी पढ़ा 12th स्टैंडर्ड में. क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, जिसमें हमने पढ़ा था SCC, BCC, FCC. इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. सोलिबिलिटी, क्योंकि ये पोलार है, क्योंकि ये आयोनिक है तो ये पोलार सॉलिड, मतलब वाटर जैसे सॉलिड में क्या होंगे बेटा? ये डिसॉल्व हो जाएंगे. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिंपल सी बात है, याद रखना सॉलिड स्टेट में दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं होते हैं. लेकिन जैसे आप उन्हें मेल्ट करते हो, लिक्विड स्टेट में लेके जाते हो या वाटर में डिसॉल्व करते हो, दे स्टार्ट कंडक्टिंग द electricity. Understood? So which is known as the electrical conductivity. If I talk about the ionic reaction, तो आप देख सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन NaCl plus AgNO3. तो Ag इसके पास जाएगा और Na इसके पास जाएगा तो AgCl and NO3 हो जाएगा. अब हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की. व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. वाओ ग्रेट, ये तो हमें बहुत पहले से पता है.
है ना। तो जितने भी नॉन मेटल हैं आपस में जब कंबाइन होते हैं तो उनको पता होता है भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे वाले क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दोनों सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो डबल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के तीन तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर तो पॉसिबल नहीं, शेयरिंग से हम करते हैं। किसे कहते हैं? शेयरिंग से। ठीक है। अब जैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए आ गया, तो आप देख सकते हो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों वही, समझ रहे बेटा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही आपको डॉट एंड क्रॉस में दिखाना है, वही कंबाइन करना है। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल ले लें HCN का, तो HCN, H में एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस है तो एक लिख दिया, कार्बन में 4 है तो 3 इधर कर दिया और एक इधर कर दिया, नाइट्रोजन में 5 है तो 2 इधर कर दिया और 3 इधर कर दिया। इस तरीके से देखो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डिप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इसी को हम कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटी में उतना पूछा नहीं जाता, स्टिल आप देख सकते हो इतने जितने भी सारे कंपाउंड है सबके डॉट स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसके लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों इसको अच्छे से समझ रहे बेटा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सारे प्रैक्टिस नहीं करना है, मतलब मैक्सिमम इफ आई से CO2 O3 H2O2 HNO2 HNO3 एंड उसके बाद NO3 NO2 माइनस एंड O2 माइनस, इतने कर लिए या H3O प्लस भी कर लिए तो भी बहुत है। ठीक है। देन लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्मल चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। फॉर्मल चार्ज आपको फॉर्मूला देंगे, बोलेंगे फॉर्मल चार्ज बताओ किसी भी एटम के ऊपर, तो इसका फॉर्मूला देख लो। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नॉन बॉन्डेड माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या होगा, बात को समझो। जैसे आप देख पा रहे हो O3, तो O3 का ये स्ट्रक्चर, हमें नहीं पता कि इस पे क्या चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, वी डोंट नो। तो उसी चार्ज को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टर्म फॉर्मल चार्ज। what term we use फॉर्मल चार्ज। तो अब जरा समझो, अगर नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, बराबर है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाल दिया। दूसरा क्या बोला है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डेड कितना दिख रहा है इसके ऊपर, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, तो 4 लिख दिया बेटा, माइनस हाफ ऑफ। अब इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए भैया, इसने सामने वाले के साथ 2 बॉन्ड बनाओ, 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, कैलकुलेशन के बाद आया 0, मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर 0 चार्ज है। अब हम दूसरे के ऊपर जाएंगे, तो दूसरे वाले का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस उसने, उसके पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, मतलब 4 नॉन बॉन्डेड है, 4 लिख दिया, माइनस हाफ ऑफ कितने बॉन्ड बनाए उसने, 2 इस साइड बनाए हैं और 1 इस साइड बनाए हैं, तो 6 हो गया। तो आंसर कितना आएगा, प्लस, राइट, प्लस बनाया। उसी तरीके से थर्ड वाले का कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, -1। तो माइनस बनाया यहाँ पे, प्लस बनाया, माइनस बनाया और क्या आया, +1 आया। दूसरे वाले हमें ध्यान देना कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 6 माइनस क्या हो गया 4, 4 माइनस हाफ ऑफ 6 तो 3, 4 माइनस 3 इज 1, तो +1। तो इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज फाइंड कर सकते हो। वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं करना बेटा। हमें CO3 ट्वाइस, O3 हो गया और NO2 माइनस, ये 3 अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना भी बहुत है। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, वैलेंस बॉन्ड थियरी। वी हैव लर्न व्हाट, वैलेंस बॉन्ड थियरी। बट अब वैलेंस बॉन्ड थियरी होता क्या है, वैलेंस बॉन्ड थियरी होता क्या है। अब जैसे कि CH4 का आपने पढ़ा था, इन द CH4 व्हाट वी हैव स्टडीड, इन द CH4 व्हाट वी हैव स्टडीड, भाई उसका ज्योमेट्री है, sp3 है। तो ये सारे डायग्राम्स देख रहे हो, तो ये बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन है। तो बिफोर दैट आई शुड नो समथिंग अबाउट फॉर्मूला और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है, अब देखो, इफ आई से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, तो ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर यू कैन सी, ये लीनियर ज्योमेट्री है। ठीक है बेटा,
ये लीनियर ज्योमेट्री, ये सेंट्रल एटम है। तो अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो, तो हम बोल सकते हैं दो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है। एग्जाम्पल देखो, लीनियर। ओके, सीधा स्ट्रेट एग्जाम्पल क्या है, CO2। इसके अलावा अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, पहले भी आपको समझना है, तो कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे अरेंज होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर एक भी नहीं है, तो एकदम सिंगल सिंगल होगा। बॉन्ड पेयर मतलब क्या, जो शेयरिंग हो, जो कोवेलेंट हो। लोन पेयर मतलब क्या, जो यूटिलाइज ना हो। अब जैसे देखो BF3, जो बॉन्ड बना है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड पेयर कहते हैं। और जो ये देख रहे हो ऊपर लोन पेयर, ये लोन पेयर कहलाता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा 3 को हम कैसे और डिवाइड कर सकते हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर भी कह सकते हैं। तो जहां पे लोन पेयर होगा वहां पे कोई एटम नहीं होगा, सबसे पहली बात ये समझ लो। तो देखो, तो स्ट्रक्चर की क्या बोलेंगे, वी शेप। एक बार आपको शेप्स पता चल गए इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से और उनका क्लासिफिकेशन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के हिसाब से, तो आपको आगे की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कैटेगराइज करना, जैसे मैंने बोला मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ऐसे ऐसे हो सकता है, कोई भी उसमें एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर नहीं कर सकता, तो दोनों बॉन्ड पेयर बनेगा। लेकिन मैंने बोला मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो आप क्या कर सकते हो, बोलो सर 2 बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, या तीनों बॉन्ड पेयर है, यही हो सकता है। तो यहाँ पे देखो दोनों केस हमने देखे। अब आपके पास 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 पेयर है, आपको डिसाइड करना है। तो देखो, तो ये जो है बॉन्ड पेयर वाला लाइन है और ये लोन पेयर वाला लाइन है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 0, सारे बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री क्या आगे बेटा, टेट्राहेड्रल। याद रखना इसका एग्जांपल CH4 होता है बेस्ट। हम हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे, तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें याद रखना है CH4 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। कितने बॉन्ड पेयर, 4, कितने लोन पेयर, 0। आर गेटिंग दिस? वैसे ही अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, अब उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। अब देखो, जो बॉन्ड पेयर होते हैं वही कनेक्टेड होते हैं बॉन्ड से, लोन पेयर में कोई एटम दिखाई नहीं देगा। ट्राइगोनल पिरामिडल PS3 S3O। लेकिन कॉमन क्या है इन, अभी देखो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, वापस से देखो 2 लोन पेयर, देखो जहां पे लोन पेयर एटम है नहीं है, एग्जाम्पल H2O, एग्जाम्पल NH3, ये सब हाइब्रिडाइजेशन वापस आने वाला है। इन तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में 4 पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, और 4 पेयर में चारों बॉन्ड पेयर हो सकता है, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हो सकता है, ठीक है। और इनका एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री हमेशा क्या रहेगा बेटा, टेट्राहेड्रल। देखो ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो पहले से वो डिसाइडेड होता है कि भाई एक्सपेक्टेड ये है, और इसका जो एंगल चलता है 109 डिग्री 30 मिनट्स, या ऐसा ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो इसका देखो एग्जैक्टली वही है, तो इसका 109 डिग्री 30 मिनट्स लिख दिया मैंने। अब इसका हो जाता है 107 डिग्री 18 मिनट्स, और इसका हो जाता है 104 डिग्री 35 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली समथिंग, राइट? अंडरस्टूड? ओके। अब देखो, अब मान लो मेरे पास 5 है, तो 5 में एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब उसमें क्या हो सकता है, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो परफेक्ट देखो, अगर मैं इसको अरेंज करूं यहाँ पे भी परफेक्ट वही पैटर्न आ रहा है जो यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वही नाम लिखा हुआ है। एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना, PCl5 हाइब्रिडाइजेशन में आएगा। अब दूसरा मौका क्या हो सकता है बेटा, 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, फिर से बता रहा हूँ, बॉन्ड पेयर मतलब शेयरिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स एंड एटम्स। लोन पेयर मतलब सिर्फ वो पड़ा रहेगा एटम के ऊपर, लेकिन शेयर्ड नहीं होगा, वो ऐसा ही रहेगा, उससे कोई एटम नहीं आएगा। देखो अब वो एक खा गया है ना, तो अब ज्योमेट्री देख लो कैसा हो गया, अंडरस्टूड? तो इसका एग्जांपल SF4 है। एक्सपेक्टेड क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो देख लो ज्योमेट्री कैसे कैसे चेंज होते जा रहा है। टी शेप्ड लीनियर, कल को एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना है टी शेप्ड है, और सी सॉ है, इस पैटर्न में। ये सारे के सारे ज्योमेट्रीज हैं, सारे के सारे ज्योमेट्री जो हमें याद रखने अच्छे से, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ पे होगा, वैलेंस बॉन्ड थियरी हाइब्रिडाइजेशन में। और आपको बता दो मैं इस चीज के लिए कि जब बेटा बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है ना, सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर का, उसके बाद रिपल्शन बढ़ता है किसका, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और उसके बाद सबसे ज्यादा रिपल्शन कितना, लोन पेयर का। तो याद रखो सबसे ज्यादा लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर
बॉन्ड पेयर देख लो ना, आप लोग को खुद ही मैं सामने से दिखा रहा हूँ, ध्यान दो जरा, मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये रिपल्शन की वजह से होता क्या है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। मैंने बोला मेरे पास 5 पेयर इलेक्ट्रॉन है, आपने बोला ठीक है सर। अब उस 5 पेयर इलेक्ट्रॉन को मैंने बोला सारे बॉन्ड पेयर है, तो जो रिपल्शन होगा सारे के सारे बॉन्ड पेयर रिपल्शन होंगे, करेक्ट। तो अब ज्योमेट्री भी देखो कोई चेंजेस नहीं हुए, ज्योमेट्री में जो एक्सपेक्टेड था वही है बेटा, जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है वही ज्योमेट्री है, देखो है ना, वही है, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन जैसे ही आपने एक लोन पेयर डाला, 4 बॉन्ड पेयर किया, तो 2 टाइप की रिपल्शन आ गई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो उस एक लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री में चेंजेस आ गए। देखो ज्योमेट्री क्या हो गया, सीसॉ। आप एक लोन पेयर और बढ़ाओ, फिर और देखो टी शेप हो गया, क्योंकि जो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, इसकी वजह से ये थोड़ा बेंड हो जाता है, तो टी जैसा बन जाता है, टी शेप। और जब 2 बॉन्ड पेयर और एक 3 लोन पेयर हो, तो देख सकते हो ना, तो एकदम स्ट्रक्चर लीनियर हो जाता है, स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, एकदम लीनियर, और रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, लोन पेयर बढ़ने से स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन बढ़ता है, हाइब्रिडाइजेशन आपका वही होगा, एंगल कम होते जाएगा। जैसा देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था अभी, 4 पेयर में एक्सपेक्टेड एंगल इतना है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन सबका ज्योमेट्री देखो चेंज होते जा रहा है। इसका पहले का टेट्राहेड्रल है, दूसरे का ट्राइगोनल पिरामिडल, तीसरे का बेंड स्ट्रक्चर है, और एंगल भी देखो मैंने जो है प्रेडिक्ट किया है वो अलग अलग है, वो सेम चीज आप नीचे पढ़ने वाले हो। तो अगर आपने टेबल अच्छे से कर लिया, आपको सब समझ में आ जाएगा। 6 का भी आप देख सकते हो, 6 लोन बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 5 1 4 2। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अंडरस्टूड। इसके अलावा फॉर्मूला भी आपके पास है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम फाइंड करना है, तो 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लिंक्ड एटम टू द सेंट्रल मेटल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर यूज सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ एटम्स लिंक टू द सेंट्रल एटम, और नंबर ऑफ लोन पेयर देखना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, VSEPR थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। देखो CL3 शेप जानना है तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन 7, नंबर ऑफ एटम लिंक टू द सिंगल बॉन्ड 3, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सीएल क्या हो जाएगा, 7 + 3/2, 5। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर चाहिए हमें, तो नंबर ऑफ एटम लिंक्स टू द सीएल 3 है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएगा, 5 - 3 2। समझा, तो 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। तो देखो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, क्या है, टी शेप्ड। देखो एग्जांपल लिखा हुआ ClF3, अरे वाह वही आ गया ClF3। समझा सबको। तो इस तरीके से आपको प्रेडिक्ट करना है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सेंट्रल का 7 हो गया, नंबर ऑफ एटम लिंक टू द सिंगल बॉन्ड 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सीएल 5, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ एटम लिंक टू द सीएल। जितने कनेक्शन होंगे उतने बॉन्ड पेयर होंगे, बाकी बचे लोन पेयर हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें बहुत सारी चीजें याद नहीं रखनी, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन का क्या शेप है। देखो सिंपल है, जो अभी आपने पढ़ा एसपी, थोड़ा जूम करता हूँ, एसपी में एक 1s है एक 1p है, स्ट्रक्चर लीनियर, आपको पता ही ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हुई है। sp2 एक s है 2p है, तो ट्राइगोनल देखो बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहे, देखो s और p 2 लोग थे तो एक इधर एक और इधर था, sp2 3 लोग है ना, एक s और 2p 3 हो गए, तो एक इधर एक इधर एक इधर हो गया। क्या ज्योमेट्री, देखो ज्योमेट्री याद रखना, इसको नहीं याद रखोगे चलेगा, ज्योमेट्री का नाम याद रखना है। sp3 1s 3p, तो 4 कॉर्नर्स हो गए टेट्राहेड्रल। और dsp2 तो इसमें भी 4 हैं, बट इसका ज्योमेट्री स्क्वायर पार्ट। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ sp3 sp2 sp, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए अच्छे से। फिर उसके बाद sp3d 5 हो गए, तो देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये वाला पैटर्न देखो, अभी थोड़ी देर पहले पहले आपने देखा था, ये सुनो। तो इसमें फिलहाल हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं देख रहे हैं, हम इसमें क्या देख रहे हैं कि कितने कनेक्शन है, जितने कनेक्शन उतने लोग होंगे। जैसे sp3 5 है ना, तो फॉस्फोरस के साथ 5 फ्लोरीन होगा,
DsP2 4 है तो देखो Pt के साथ 4 हो गया, sp3 4 है तो देखो कार्बन के साथ 4 है, कार्बन के साथ 4 क्लोरीन, एसएन के साथ 4 क्लोरीन। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है कहीं ना कहीं पे। अब देखो sp3d2 बोलो या d2sp3, 6 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, 6 दिख रहे हैं ना, तो एक ऐसा 3 है, 2d है, 6 हो गए, तो ज्योमेट्री तो वही होगा ना, तो ऑक्टाहेड्रल एग्जाम्पल। फिर sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7। तो बेटा ये सारी चीजें याद रखो, ठीक। अब डाउट आया बच्चे के दिमाग में, सर कैसे पता रखेंगे, याद नहीं हो रहा है। तो अगर याद नहीं हो रहा है तो दूसरे मेथड भी हमारे पास है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे याद रखना है। ये देखो फॉर्मूला देखो, अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन आपको प्रेडिक्ट करना है तो फॉर्मूला हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ CH4 का, और मुझे पता सेंट्रल एटम कार्बन है 6 2,4, ठीक है। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं कि भाई क्या है ज्योमेट्री। मान लो हमें पता है कार्बन वालों सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो क्या फॉर्मूला है, एक्स निकालना है हमें, तो 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो कितना है कार्बन का 4 है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम और सराउंडिंग द सेंटर, कितने मोनोवैलेंट है 4 है, माइनस चार्ज ऑन द कटायन इफ द गिवन स्पीसीज इज द पॉलीएटॉमिक। अगर कटायन है तो माइनस करना है और अनायन है तो प्लस करना है। देखो ये तो चार्ज ऑन अनायन, तो यहाँ प्लस करना है, और देखो कटायन है तो माइनस करना है। हो गया। तो बेटा अब जरा देखो, ना तो इसके ऊपर कटायन है ना तो इसके ऊपर है, मतलब देखो CH4 के ऊपर कोई चार्ज है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, तो 4 + 4 8, आंसर कितना आया 4। अब 4 को डिवाइड कैसे करोगे, देखो दिया हुआ टेबल, 4 आया तो sp3 ऑटोमेटिकली आई है। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ बच्चों, बेटा समझ में आ रहा है? ओके, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, दूसरे भी ट्राई कर सकते हो, है। तो ये मेन फॉर्मूला, इसको याद रखो, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस कितना हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लो, PCl5, तो आपको पता है फास्फोरस क्या होता है 15, 2,8,5, बस फाइंड कर लो इसका एक्स। हाफ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 मोनोवैलेंट एटम, क्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, न तो कटायन है न तो अनायन है, 5 + 5 10/2 5। अब जब 5 आएगा तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। बोलो सिंपल है ना? तो अब जितने भी एग्जाम्पल है सबको ले लो, सबको प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा। और ये सारे प्रैक्टिस कर लिए, याद हो गया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बट याद रहे वैलेंस बॉन्ड थियरी, हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी आपस में कनेक्टेड है। जैसे अगर आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ना है तो वैलेंस बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए, कैसे कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन उसी का नेक्स्ट लेवल है जो उसको एक्सप्लेन करता है कि ज्योमेट्री क्या है। लेकिन VSE पेयर थ्योरी आपको बताता है अगर ज्योमेट्री आपका है भी, तो अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंस करोगे तो स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। तो इसके लिए पहले मैंने आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बता दिया कि कैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और कैसे आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो। अंडरस्टूड? ओके। नाउ अब अगर आप देखो नीचे हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ नहीं है, SS ओवरलैपिंग, याद रखना SS ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, SP ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, PP ओवरलैपिंग में सिर्फ और सिर्फ PZ और PZ को ओवरलैपिंग सिग्मा देगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड बनेगा हमेशा PX PX एंड PY PY में। अंडरस्टूड एवरीवन? तो याद रखो S S ओवरलैपिंग सिग्मा, S PX सिग्मा बॉन्ड, S PY सिग्मा बॉन्ड, S PZ सिग्मा बॉन्ड एंड PZ PZ सिग्मा बॉन्ड। लेकिन PY PY क्या देगा, पाई बॉन्ड देगा, एंड PX PX क्या देगा, पाई देगा। क्यों? देखो S का कोई बेटा डायरेक्शन नहीं होता, तो कहीं भी कंबाइन हो सिग्मा देगा, और P का कैसे होते, 3 होते हैं बेटा। ये हो गया आपका PZ, ये आपका PX और ये आपका PY। तो जब आप PZ और PZ ओवरलैपिंग करते हो तो आप देख सकते हो ये स्ट्रांग होता है ओवरलैपिंग, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं। तो ये PZ PZ हमेशा आपको सिग्मा बॉन्ड देगा। लेकिन जब ये आप PX PX करते हो तो आप देख सकते हो लैटरल ओवरलैपिंग, मतलब उतना दूर दूर है थोड़े, तो वीक होगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। और जब भी आप PY PY ओवरलैपिंग करते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है।
डिफरेंस तो सबको पता है, क्या होता है डिफरेंस? सिग्मा द बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, देयर इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस, दिस इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ, देखो एस 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 पी पी पी, और इसमें से पीपी और पीपी में कौन है? पी एक्स और पी वाई, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, तो ये आप लोग याद रखना अच्छे से। ओके, बॉन्ड पैरामीटर क्या है? बॉन्ड लेंथ, लेंथ बिटवीन द बॉन्ड्स को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर सकते हैं? साइज, भाई साइज अगर छोटा है तो बॉन्ड लेंथ कम है, साइज अगर बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो जाएगा, और साइज छोटा एन बड़ा है तो साइज लेंथ तो भी चेंजेस आएंगे ना, तो याद रखिएगा। इसके अलावा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो साइज बड़ा है, डबल बॉन्ड है तो आपको और नजदीक आना पड़ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए तो छोटा, ट्रिपल बॉन्ड में और भी छोटे बॉन्ड्स हैं। देन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो याद रखो बेटा, as an s orbital is a smaller in size, the greater the s character, shorter is the hybrid orbital, hence shorter is the bond length। तो देखो अब ch है तो sp 50%, मतलब s को 50% दे दो, p को 50%, sp2 मतलब 3 लोग हो गए, 33% में डिविडेशन होगा, sp3 में 4 है ना, एक s और 3 है, तो हर एक को कितना 25%। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ते जाएगा sp2, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा, मतलब s का कैरेक्टर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम, s का कैरेक्टर कम बॉन्ड लेंथ ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? किसी भी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। फैक्टर साइज, साइज छोटा है एनर्जी ज्यादा लगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड जिसके बीच में जितना ज्यादा उसको एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर कम फिर कम। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जितना ज्यादा लोन पेयर है उतना स्ट्रॉन्ग है। देखो इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है इथेन में, ठीक है। देखो क्या लिखा, ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बॉन्डेड, greater the repulsion between the atoms and hence the less the bond association, मतलब खुद ही यार इतना सारा इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन तो होगा उनके बीच में, तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ती तोड़ने के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा रिपल्शन उनको मौका चाहिए ब्रेक होने का, ब्रेक होने के लिए कम एनर्जी लगेगी। फिर देखो 348, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है तो रिपल्शन बिल्कुल कम है, अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो ज्यादा एनर्जी, फिर कम फिर कम फिर कम। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर वाले जो एलिमेंट है उनमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी। व्हाट इज बॉन्ड एंगल, देख सकते हो आप लोग, एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, ये देखो CH4 NH3N, ये सब sp3 वाले ही है, तीनों ध्यान से देखो sp3 वाला है, लेकिन एंगल चेंज हुआ किसकी वजह से? क्योंकि इसमें चारों बॉन्ड पेयर थे, इसमें 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर था, इसमें 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर था। बात समझ रहे हो? इस तरीके से। नाउ व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द बॉन्ड्स, H और H के बीच में एक बॉन्ड है 1, 2 बॉन्ड है 2, 3 बॉन्ड है 3, 3 बॉन्ड है 3, बस सिंपल है। तो देखो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज, उसके बाद जो मैंने आपको ये ज्योमेट्रीज बताई इलेक्ट्रॉन पेयर को देके उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, और उसके एग्जांपल्स, इसको एक बार याद हो कर लोगे टेबल को, तो उसके बाद क्या करना है आपको? हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है, फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी के बाद ये कुछ पैरामीटर्स याद रखने हैं, सिग्मा पाई वगैरह का याद रखना है आपको। फाइनली जो आपको याद रखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, और इसमें भी सेलेक्टेड याद रखना, जैसे कि हाइड्रोजन से लेके नियॉन तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैं आपको भी बता दूंगा, तो वो याद रखने, मतलब सब याद रखने ही है, ठीक है। अब जैसे मान लो एटम है तो एटॉमिक ऑर्बिटल आप बोलोगे, मॉलिक्यूल कब से बनेगा, तो पहले समझो, जब एटम प्लस एटम कंबाइन हो तो क्या बनता है बेटा? मॉलिक्यूल बनता है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा दो एटम्स के तो क्या बनेगा बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बरोबर है? बात समझ में आ रही है? तो जो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कंबाइन करोगे तो किसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? मॉलिक्यूल का बनेगा। अब जब एटम एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो या तो एस एस पैटर्न में होंगे, या तो एस पी पैटर्न में होंगे, या तो पीपी पैटर्न में होंगे, तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है वो भी आपको बताना पड़ेगा। और दो ही टाइप के बॉन्ड आपको पता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, अंडरस्टूड? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अब देखो यहाँ पे ये दो डायग्राम दिख रहा है आपको, दो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है।
तो देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो एक एग्जांपल मैं आपको पहले बता देता हूँ, ध्यान से देखना। अब आपको याद रखना है, पहला मान लो हाइड्रोजन का पहला मॉलिक्यूल है ये। तो अब मान लो ये HA और HB, ये दो अलग अलग है, हाइड्रोजन आइटम ही है बट अलग अलग रखा हुआ। तो HA का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। HB का भी बेटा वही होगा, 1s1। अब तुमको पता है तो इसमें जो कॉम्बिनेशन होगा वो कौन सा होगा, 1s1s का होगा। तो जब मुझे सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो पहले हम एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी। ठीक है, याद रखना मैं एक ही टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए मैं बड़ा वाला टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। एक बड़ा सा एनर्जी लेवल ले लिया मैंने। अब इसमें क्या है, एनर्जी है, क्या है, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे मान लो सबसे नीचे, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखना जानते हो तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले क्या लिखते हो, 1s, फिर क्या लिखते हो, 2s, फिर क्या लिखते हो, 2p, और 2p 6 तक होते होते नियॉन आ जाता है। तो अपने को 1s, 2s और 2p, ये तीन ही याद रखने हैं। और अब अपने को तो ये भी पता चल चुका है कि s और s के कॉम्बिनेशन से सिग्मा बॉन्ड बनता है, बरोबर है, चाहे 1s हो या 2s हो या 3s हो। और उसके बाद s और p के कॉम्बिनेशन से भी सिग्मा बनता है। और p में दो चीजें बेटा, p में दो चीजें हैं। दो चीजें कौन सी है कि px और py क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। बाकी py, सॉरी, px एंड py पाई बनाते हैं। और जो pz है वो क्या बनाता है बेटा, सिग्मा बनाता है। बस यही आपको याद रखना है, क्योंकि p में तीन बॉक्सेस होते हैं, तो हमें वो याद रखने हैं बस, है ना। चलो तो पहले हम ये समझेंगे क्या है, उसके बाद हमें आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग सारे बच्चे। तो बेटा ये 1s है, ये जो है ना 1s एनर्जी लेवल है, ये 2s है, ये 2p है। अब इसमें क्या क्या है वो भी बता देता हूँ। अब जैसे दो हाइड्रोजन एटम आपने लिए, या Li2 ले लिया, मतलब इतने सारे एग्जांपल होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम ट्वाइस, लिथियम ट्वाइस, बेरिलियम ट्वाइस, बोरॉन ट्वाइस, कार्बन ट्वाइस, नाइट्रोजन ट्वाइस, फिर ऑक्सीजन ट्वाइस, फ्लोरीन ट्वाइस है, नियॉन ट्वाइस। इन सबको पढ़ना हमें, मान लो, ठीक है। तो कोई भी एटम आपस में कंबाइन हो रहा है ना, कोई भी एटम आपस में कंबाइन हो रहा है, और कंबाइन होके एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। तो अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ता हूँ तो याद रखना, ये जो डोम शेप जैसा आपको दिख रहा है, इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, इसको बॉन्डिंग कहते हैं, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। अब जैसे मान लो ये जो 1s है, एस में कितने डब्बे होते हैं, एक ही होते हैं। तो ये 1s हो गया, पहले एटम का, ये दूसरे एटम का। फिर ये 2s है, पहले एटम का, दूसरे एटम का। अब 2p में पता है ना, px py pz, px py pz, अंडरस्टूड, px py pz, याद रहेगा सबको, यस। ठीक है, अब उसमें नीचे क्या होता है, पाई 2px पाई 2p, अपने को पता है ना px py पाई बार बनाता है, इनको दो मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, सिग्मा 2pz। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा 1s, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s, क्योंकि s तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। ऊपर वाला जो मैंने बोला आपको एंटी बॉन्डिंग है, उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, स्टार लगाना पड़ता है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, राइट। हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। हर बॉक्स में, एवरी बॉक्स कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, ये याद रखना है। तो ये मैंने रख दिया, ठीक है। अब आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, नाइट्रोजन तक यही पैटर्न फॉलो होता है, मतलब नीचे वाला का तो सेम है, सबके लिए सेम है।
नियॉन तक। ऊपर वाले में नाइट्रोजन तक यही फॉलो होता है। ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, जो नीचे वाला वैल्यू है ना 2, ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है ये एक्सचेंज हो जाता है, नीचे आ जाता है सिग्मा 2pz और ऊपर चला जाता है पाई 2px एंड पाई 2py। बाकी ऊपर अभी भी सेम ही रहता है, ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं 2p की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ले लेना इसमें। अब मान लो आपने हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, मान लो Ha हो गया और AH भी हो गया। अब एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दोनों को भरोगे किसमें, तो याद रखो बेटा इस साइड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, इस साइड भी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, और इन एटम एटम को कंबाइन करो तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल बना रहे हो ना, तभी तो थियरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, है ना। बस ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल भरोगे, हो गया हाइड्रोजन का। यही अगर हीलियम होता, यही अगर हीलियम होता तो एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखते, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखते, टोटल 4, 4 हो गए तो 2 इधर बढ़ते 2 ऊपर बढ़ते। यही अगर लिथियम होता तो एक लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता, जिसमें वो लिथियम को कैसे लिखते आप, 1s2 2s1, बरोबर है। तो 1s2 2s2 इतना, ये तो हीलियम लिथियम सबके लिए सेम हो गया। अब 2s में एक इलेक्ट्रॉन होता, टोटल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले नीचे के लेवल में भरा जाएगा। और अगर यही बेरिलियम होता तो 1s2 2s2, तो एक बेरिलियम का ये 2s2 हो जाएगा, 2s2 नीचे का तो सेम होगा ना, अभी तो हीलियम के बाद नीचे का कॉमन है, तो ये भी भर जाएगा, बरोबर है। ये अगर बोरॉन होता तो 1s2 2s2 2p1, तो यार P1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आएगा दूसरे बोरॉन एटम में, क्योंकि B2 की बात कर रहे हैं, हमेशा 2 की बात कर रहे हैं। तो देखो अभी सेम एनर्जी लेवल तो पहले एक यहाँ भरेगा, एक यहाँ भरेगा, ये देखो चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद अगर ये कार्बन होता तो 6 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और बढ़ जाता, तो ये पेयर हो जाते दोनों। ये अगर नाइट्रोजन होता 7, तो 1s2 2s2 तो यहाँ एक और बढ़ जाता, यहाँ भी बढ़ जाता, इस चक्कर में क्या हो जाता है, ये पूरा भर जाता। तो यहाँ तक तो ये प्रोसेस सेम है नाइट्रोजन तक। जैसे बेटा आप ऑक्सीजन पे जाते हो ना, 1s2 2s2 2p4, मैंने बोला नहीं, ये एक्सचेंज हो जाता है, तो यहाँ पे 2 हो जाता है और यहाँ पे 1 हो जाता है, तो अब 4 हो गए, तो यहाँ पे भी एक एक भर जाएगा, यहाँ पे भी टोटल 8 हो गए ना, सॉरी टोटल 8 भर जाएंगे। तो नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 और ऊपर 2 है, तो एक एक भरोगे 7 8। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन में इतना ही डिफरेंस है, ये वाला जो होता है नीचे आ जाता है और ये वाला ऊपर चला जाता है, बस बाकी सबके लिए सेम है। तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब किसी का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना किसी मॉलिक्यूल का, तो कैसे लिखोगे, चलो मैं बड़े वाला एटम का ले लेता हूँ, नाइट्रोजन का ले लेता हूँ। चलो तो नाइट्रोजन के केस में क्या था बच्चों कि 1s2 देख लेते हैं, 7 है, 1s2 2s2 2p3, तो हर एक बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन था। देखो मैंने क्या किया, फिर से बना देता हूँ इसको। नाइट्रोजन तक तो सेम ही है ना, नाइट्रोजन तक एक्सचेंज थोड़ी हो रहा है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो 1s2 भर गया, देखो नाइट्रोजन का इधर का भी, इधर का, मतलब एक इधर नाइट्रोजन एटम एक इधर है, ये भर गया, इधर भी भर गया, 2s2 इधर भर गया, 2p3 है, तो मान लो यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे भी 3 कर दिया। अब भरो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल डायग्राम, पहला हो गया। दूसरा बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। कैसे, देखो स्टार्टिंग से करो, हमें सेंटर से लेके जाना है। तो सेंटर में आपको पहले क्या मिला, सिग्मा, तो अब लिखोगे सिग्मा 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे बेटा, 2 2। फिर उसके ऊपर जस्ट ऊपर सिग्मा स्टार है यहाँ पे,
1s2, उसके जस्ट ऊपर सिग्मा 2s है, सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके जस्ट ऊपर सिग्मा स्टार 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके जस्ट ऊपर देखो पाई 2px1 2 है एंड पाई 2py2 है। और उसके जस्ट ऊपर देखो सिग्मा 2pz2। सिंपल था, कुछ नहीं है। एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 के पास 14 हो जाएगा। बांट लो, देखो 2 + 2 4 6 8 10 12 14, दैट्स इट, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है। और वैसे भी आप देखो ना, 1s2 लिखते ही हो, 2s2 लिखते ही हो, 2p3 लिखते ही हो, तो 2 का मिला के 6 हो गया, तो उसमें टेंशन थोड़ी आएगा हमें। तो ये हो गया। तीसरा, आप फाइंड करते हो नंबर ऑफ बॉन्ड। तो उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर लो। बॉन्डिंग क्या है, नीचे वाला मैंने बॉन्डिंग है ना, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, और नीचे वाले में, ये सब नीचे वाला हिस्सा है 6 है। तो कितने हो गए, 2 2 4 6 10। और उसके बाद ऊपर कितना है, यहाँ पे 2 है ऊपर वाला, और ये ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, 4 हो गए। 10 - 4 6, 6/2 3। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, ट्रिपल होता है, ठीक है। एंड लास्ट में आपको क्या याद रखना है, मैग्नेटिक बिहेवियर। सीधे जाना बेटा आपको, सीधे, साइड में नहीं देखना है, इन बीच में देखना है। तो अगर बीच में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कहीं अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं भी दिख गया तो पैरामैग्नेटिक, और नहीं दिखा तो डाईमैग्नेटिक। समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से आप सारे एटम का ट्राई कर सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स का ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या पता चलना चाहिए, तो देखो यहाँ तक किसका होगा, हाइड्रोजन और हीलियम तक ही रह पाएगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर देखेंगे, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये इतने 2 लेवल किसके लिए यूज हो जाएंगे, हाइड्रोजन हीलियम को तो नीचे ही है। अब यहाँ से यहाँ तक किसका यूज होगा, लिथियम एंड बेरिलियम। और फिर उसके बाद ये पूरा अगर यूज करना आपको, ये पूरा मतलब इस पैटर्न में, तो आप कहाँ पे जाएंगे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। लेकिन अगर आपको ये वाला पैटर्न हल्का सा यूज करना है, तो ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए है। तो मैंने बताया ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्सचेंज हो जाता है बस, बाकी और सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है। सारी चीजें क्या होती हैं, सेम होती है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बेटा। तो इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना है। आप टेक्स्ट बुक वगैरह में एक बार देख सकते हैं, स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक में सारे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स दिए हैं, हाउ टू ड्रॉ दिस ये भी बताया है, सारी चीजें। तो एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, विद डाउट रहेगा, देन यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ विल अगेन मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So as I mentioned, it is very special kind of bonding, right? मतलब क्या होना चाहिए, जैसे वाटर है, वाटर देखो, ये वाटर है, हमें पता है इसमें डाइपोल मोमेंट है, ये माइनस है मान लो, ये प्लस है, ये प्लस है। अब इसके बाद में दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, माइनस प्लस प्लस। तो बेटा इनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है वही क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन बिटवीन इट, बट एक स्पेशल टाइप। मतलब हम डिफाइन कैसे करेंगे, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल। और डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए क्या ले सकते हैं, जैसे देखो ये माइनस है, प्लस है, NH3 ले लो, माइनस प्लस प्लस प्लस। तो देखो इनके बीच में आ गया वापस से, तो हो गया ना, हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम रहेगा तो ये होगा, डिफरेंट होगा तो ये होगा। अब उस चक्कर में 2 टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, ध्यान से देखो, राइट, दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। जैसे नाइट्रोफिनॉल देखो, एक्चुअली दिखता कैसा नाइट्रोफिनॉल, कुछ इस तरीके से था, NO2 था और OH था, ठीक है। नाइट्रोफिनॉल मतलब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गया। देखो NO2 को हम लिख सकते हैं NO, O- और OH को H+।
तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल इज इंट्रा, विद द मॉलिक्यूल इज इंटरमॉलिक्यूलर, राइट। एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस तो हमें पता ही है, पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम डिफाइन कर ही लिए। बाकी टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन वगैरह हमने लास्ट लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने ऑलरेडी देखा था। अंडरस्टूड बेटा? सो दिस इज इट फॉर द केमिकल बॉन्डिंग। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगेन आई एम सेइंग क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल चार्ज, देन VSEPR थियरी, देन VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी, उसी के साथ में उसी के एप्लीकेशन में आ जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, देन फिफ्थ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लाइन पैरामीटर। ये सारी चीजें एक बार अच्छे से रीड कर लेना। एंड द सिक्स्थ पार्ट वी हैव इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आपने ये सारी चीजें जैसे लिविंग स्ट्रक्चर हुआ, आयनिक बॉन्ड, कोएलेमेंट, ये सारी चीजें आपको पता ही है पहले से, बाकी इन सब चीजों पे अच्छे से थोड़ा फोकस करेंगे तो वी कैन गेट दैट मार्क्स जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है इस चैप्टर के। ओके बेटा, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।